हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर के कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो साइंस के क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आपके हुए हैं सरकारी जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं तो उसमें साइंस के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है उसको हम लोग यहाँ पे कराएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो आपका भी आगामी एग्जाम हो रहा है 11/8/2024 को बिहार पुलिस का, उसमें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हमारी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको जो है क्वेश्चंस को यहीं पे याद भी करवा दें। सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ाना मकसद नहीं है, बल्कि आप हमारा मकसद ये है कि आपको याद करा दूं ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो आपको पूरा फील हो गया यार ये तो मैंने क्वेश्चंस क्या है किया हुआ है। तो चलो आओ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिक्स को कवर कर रहे हैं साइंस में, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सब पूरा कवर करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि 11 तारीख से पहले आपका सिलेबस हम लोग कवर करवा दें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि सिलेबस क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो वो तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है उसको हम लोग कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो आओ कुछ देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। फिजिक्स में एक सवाल आता है कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2। तो बोले सर 2 आंसर कैसे है? देखो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं आपको एक मिनट ये इसका सही आंसर है। तो बोले सर 2 कैसे होता है, ये थोड़ा बता दें। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक लाइन का कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के जो 2 नियम होते हैं, देखो कैसे। ये आपका क्या होता है, कोई भी टॉर्च लाइट है, कोई भी टॉर्च लाइट आया मिरर पे पड़ा तो ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। और ये जो हमारा है ये है परावर्तित किरण, ठीक है। और ये हम लोग क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं और इन दोनों के बीच बन जाता है एक कोण। तो बोलता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। बोलते हैं क्या? बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का तीनों क्या होगा, एक ही बिंदु पर होगा। क्या ये एक बिंदु पर है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम बोलता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। अगर ये है जाकर के थीटा तो ये भी होगा थीटा। कहने का मतलब ये है कि आपतन कोण का मान जो है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों की तीनों क्या होंगे, एक बिंदु पर होंगे। उसके बाद आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बोलता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है या दोनों होता है? देखो, समतल दर्पण आप लोग देखो, जो आप लोग के घर में ऐना होता है मस्त क्रीम व्रीम लगा के जिसके सामने जाकर के खड़े होते हो, तो उसके सामने जो हम लोगों का फिगर बनता है, उसके सामने जो हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा हमेरा क्या बनता है जाकर के, वो हमेशा हमारा बनता है जाकर के काल्पनिक। तो एक बच्चा बोला कि सर काल्पनिक और वास्तविक में क्या फ़र्क होता है? देखो, काल्पनिक और वास्तविक में क्या फ़र्क होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है। वो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये समझो कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसे पर्दे पर कभी भी उतार नहीं सकते। और जो समतल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, वो हमेशा काल्पनिक बनता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में या तो उधर होगा, या तो एसएससी या तो बिहार कांस्टेबल में आ चुका है। इसीलिए आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे। अब देखो, इसका एक इमेज डायग्राम देखा गया। ये हमारा क्या होता है जाकर के, एक तरह का क्या होगा जाकर के मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा? ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। इसके सामने क्या है जाकर के, आपका एक मोमबत्ती रखा गया है। अब मोमबत्ती के पीछे क्या है, एक पर्दा। मोमबत्ती के पीछे एक पर्दा है। जब यहाँ पे अवतल दर्पण आप रखोगे और बीच में मोमबत्ती और पीछे पर्दा, तो इसका क्या होगा, इमेज बनेगा पीछे जाकर के, देखो उल्टा। तो इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जिसको क्या होता है, पर्दे पर उतार सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि हमारा घर में जो नॉर्मल इमेज होता है, समतल दर्पण होता है, उसमें बनता है, जिसको पर्दे पर उतार नहीं सकते। देखो, एक्सप्लेनेशन तो हम लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो बहुत नज़दीक है। इसीलिए जो हम लोग इसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दे करके हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलो,
उसके बाद है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब देखो, आप जाओगे जाकर के डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, तो उसके पास एक मिरर होता है। वो मिरर ऐसे करके आपके दांत के पास लगाएगा तो दांत का क्या होगा, बड़ा सा इमेज बनेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से दांत की गंदगी को क्या कर सकता है, देख सकता है। तो बोलते हैं सर उसमें जो इमेज मिरर का इस्तेमाल करते हैं, दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, वो दर्पण होता कौन सा है? तो उसको हम लोग कहते हैं जाकर के अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। बोला सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अवतल दर्पण की क्या खूबी होती है कि अवतल दर्पण जो होता है और उसका जो फोकस होता है, उन दोनों के बीच जब भी कोई बिंब रखा जाता है, मतलब कोई भी जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो उसका जो फिगर बनता है ना, वो बहुत बड़ा बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आसानी से चीज़ों को देखा जा सकता है। इसी तरह आप देखे होंगे कि जो अच्छे अच्छे सैलून होते हैं, बड़े बड़े सैलून होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। जो अवतल दर्पण आपका रखा है, आपके पीछे उसका क्या रखा है जाकर के, आप अवतल दर्पण है, उसके सामने उसका फोकस है, तो अवतल दर्पण और फोकस के बीच में आपको बीच में बैठाया जाता है। जब आप वहाँ पे बैठते हो तो आपका एक बड़ा सा इमेज बनता है, जिससे क्या होता है, आपका फेशियल करने में, आपका दाढ़ी बनाने में क्या होता है, सैलून को बहुत ही आसानी होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह जो है दंत विशेषज्ञ, जहाँ पर भी बिंब को बड़ा करना हो, जहाँ पर भी बिंब को बड़ा करना हो, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलो भाई आगे देखो, ये आपका क्या हो गया जाकर के, एक डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट के पास ये गया जाकर के दांत, और ये आपका क्या हो गया जाकर के अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण को यहाँ पे लगाया गया तो इसका इमेज क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। इसका इमेज बड़ा होने की वजह से क्या हो रहा है जाकर के, इसका इमेज बड़ा होने की वजह से डेंटिस्ट को क्या हो रही है जाकर के, आसानी हो रही है। देखो एक्सप्लेनेशन बहुत है, हम लोग चाहते हैं कि फास्ट टू फास्ट आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट जल्दी करवाते हैं आपको। देखो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? एक बोलता है जाकर के होता है लेंस, कैसा होता है बाबू, ऐसा होता है। अब लेंस में क्या होता है जाकर के, एक फोकस होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। जबकि आपका जो दर्पण होगा बाबू, दर्पण का जो फोकस होगा वो एक ही साइड होगा। तो लेंस में जो फोकस होता है जाकर के, वो कितनी साइड होता है, वो होता है जाकर के 2 साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 2। देखो ये वाला इमेज, इसमें इमेज फॉर्मेशन लगता, इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं डाला पाया है, ठीक है। तो लेंस में आपको याद रखना है कितने होते हैं जाकर के, 2 फोकस होते हैं, जबकि दर्पण में कितने फोकस होते हैं, वो 1 फोकस होते हैं। उसके बाद बोलता है कि एक उत्तल लेंस होता है। बोलता है ये भैया, ये जो उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है? तो उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में जो है जाकर के उभरा हुआ होता है। देखो ऐसा होता है, ऐसा। और वही अगर अवतल लेंस की हम लोग बात करें तो अवतल लेंस होता है ऐसा। तो ऐसा लेंस जो कि बीच में उभरा हुआ हो, बीच में मोटा हो, उसको कहते हैं उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में धंसा हुआ हो, किनारे किनारे क्या हो, थोड़ा चौड़ा हो, उसको कहते हैं अवतल लेंस। तो जब भी आपका सवाल आएगा एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस ऐसा होता है जो कि बीच में उभरा हुआ हो। तो क्या क्या ऑप्शन है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, मतलब कि बीच में क्या होता है, मोटा होता है, उभरा हुआ होता है। चलो अगले स्लाइड की तरफ। ये स्लाइड आपका प्रीवियस पिछले जो मैंने क्वेश्चंस बताया था उत्तल लेंस वाला, उसका ये स्लाइड होगा। उत्तल लेंस में क्या होगा, आपका 2 फोकस होगा। देखो जब इधर से आप जा करके आप टॉर्च लाइट मार रहे हो तो आपका फोकस इधर बन रहा है, अगर आप इधर से मारोगे तो इधर फोकस बन जाएगा। इस तरह लेंस जो होता है उसमें जो हमारा फोकस होता है वो कितना होता है, वो हमेशा 2 होता है। चलो आगे बोलते हैं पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? बोलता है कि पुतली जो होता है ना, आंख में क्या होता है आपका जाकर के पुतली होता है, जिसके माध्यम से क्या होती है, प्रकाश जो है जाकर के अंदर जाती है। तो बोलता है कि पुतली के साइज को है जाकर नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित जो करता है जाकर के उसको कहते हैं परितारिका। परितारिका कौन होता है? ये जो भूरा भूरा नहीं है उसके चारों तरफ, उसी को कहते हैं परितारिका। वो क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कि प्रकाश की मात्रा जो है जाकर के कितना अंदर जाएगी। चलो आगे देखो, ये हमारा आंख का पूरा फिगर हो गया, इसमें हमारा पुतली हो गया, ये हमारा परितारिका हो गया। परितारिका क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, भैया कितना प्रकाश अंदर जाएगा, कितना नहीं जाएगा। जब ज़्यादा रोशनी में जाओगे तो पुतली क्या हो जाएगा, छोटा, रोशनी जाएगा कम। जब कम रोशनी में आओगे तो पुतली क्या हो जाएगा, बड़ा, रोशनी जाएगा ज़्यादा, जिससे हमें चीज़ें आसानी से देख सकते हैं। चलो आगे बोलता है एक स्वस्थ आंख का दूर बिंदु क्या होता है? बोलता है एक नॉर्मल आई जो होता है, अगर किसी मनुष्य का एक नॉर्मल आई है, अच्छा आई है, तो उसका दूर बिंदु क्या होता है? तो उसका दूर बिंदु होता है अनंत। देखो आप सूरज को देख सकते हो, चांद को देख सकते हो, कितना दूर है। तो हमारा जो दूर बिंदु होता है वो होता है जाकर के अनंत होता है। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन को घुमा देता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का नज़दीक बिंदु कितना होता है, मतलब मिनिमम कितना डिस्टेंस हो कि हम उसको देख सके जाकर के, तो वो होता है जाकर के आपका जाकर के 15 सेंटीमीटर। कितना होता है जाकर के, 15 सेंटीमीटर। चलो आगे बोलता है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? बोलता है प्रिज्म। देखो प्रिज्म के माध्यम से क्या होता है, जब प्रकाश को हम लोग जाकर के
भेजते हैं तो क्या बनता है जाकर के 7 रंगों का क्या बनता है जाकर के एक पूरा वर्ण विक्षेपण बन जाता है जाकर के। तो उसमें बोलता है कि सबसे जो कम विचलन होता है वो किसका होता है, तो जो सबसे कम विचलन होता है वो होता है जाकर के रेड रंग का, लाल रंग का। क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाकर के लाल कलर। आओ देखो इसको स्लाइड में दिखाते हैं। देखो ये हमारा प्रिज्म हो गया जाकर के, प्रिज्म से हमने क्या किया, एक व्हाइट कलर भेजा, व्हाइट कलर भेजा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। जब 7 रंगों में विभक्त हो गया तो ऊपर में हमारा रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। सबसे नीचे क्या गया, वायलेट। सबसे कम विचलन किसका हुआ, सबसे कम विचलन का मतलब ये होता है जाकर के सबसे कम कौन मुड़ा, तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर रेड है, तो सबसे कम कौन मुड़ा, सबसे कम जो है जाकर के रेड मुड़ा। इसलिए रेड का विचलन क्या होता है, सबसे कम। कोई पूछ देगा अगर कि बाबू रेड का विचलन सबसे कम क्यों होता है, तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा। देखो यहाँ पे हमने तरंग दैर्घ्य भी क्या किया है, मेंशन कर दिया है। चलो आगे। उसके बाद बोलता है चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। देखो हम लोगों को जो आकाश दिखता है ना वो हम लोगों को कैसा दिखता है जाकर के नीला। नीला दिखता क्यों है, नीला इसलिए दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे 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 क्या धूलकण है, धूलकण होने के कारण क्या होता है, प्रकाश का विक्षेपण परिकिरणन होता है, उसके कारण क्या होता है पूरा का पूरा नीला रंग फैल जाता है और हम लोग को आकाश दिखता है नीला। लेकिन जब आप आसमान में जाते हो, आप ऊपर जाते हो, आप अंतरिक्ष में जाते हो तो वहाँ पे किसी भी तरह का धूलकण होता नहीं। जब धूलकण होता नहीं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता नहीं, प्रकाश का परिकिरण होता नहीं। जब प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या होता है जाकर के आकाश जो है जाकर के काला दिखता है। इसलिए जितने भी अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाते हैं सभी को आकाश का रंग कैसा दिखता है, काला। चलो आगे। बोलता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बोलता है विद्युत आवेश जो होता है जिसको हम लोग जाकर के मापते हैं जाकर के, उसका जो है जाकर के एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है जाकर के वो होता है जाकर के कूलॉम। क्या होता है जाकर के, कूलॉम। चलो आगे। बोलता है धारा मापने का में किसका उपयोग करते हैं। बोलते हैं घर में जो विद्युत धारा आ रही है, घर में जो धारा बह रही है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, अगर इसको मापना है कि कितनी एम्पियर का धारा हमारे घर में बह रहा है तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग करते हैं जाकर के ए मीटर का इस्तेमाल। किसका इस्तेमाल करते हैं जाकर के, ए मीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वही अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि घर में जो धारा बह रही है उसका विभवांतर मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा जाकर के वोल्टीमीटर। क्या हो जाएगा, वोल्टीमीटर। तो वोल्टेज मापने के लिए जो हम लोग जाकर के वोल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और धारा मापने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ए मीटर का। चलो आगे। बोलता है जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। बोलता है ए भैया जब आपका जाकर के धारा बह रहा है, पूरा घर में इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है, तो किस कण के कारण बह रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण, पॉजिट्रॉन के कारण। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा विद्युत धारा बहता है वो किसके कारण बह रहा है, तो हमारा बह रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, इलेक्ट्रॉन। चलो आगे। बोलते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो बोलते हैं कि क्या करके जो घर में पहले पीला 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 बल्ब लगता था, या अभी भी जो शादी में जाकर के ऐसे कैमरामैन लेकर के जो रहता है तो उसमें क्या होता है, फिलामेंट लगा होता है। कहते हैं जाकर के उसका फिलामेंट जो होता है वो कौन सी धातु का बना होता है, तो जो फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन धातु का बना हुआ। बोला सर वो जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का क्यों बना होता है, टंगस्टन का बना इसलिए होता है क्योंकि उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 3422 डिग्री के आसपास क्या होता है उसका गलनांक होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन धातु का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लोहा वोहा का इस्तेमाल नहीं करते। चलो आगे। बोलता है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि चालक का जो प्रतिरोध बोले तो रेजिस्टेंस बोले तो आर। बोलता है चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। देखो ऑप्शन बहुत है, नॉर्मल से इसका एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि रो बराबर आपका होता है आर इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, रो बराबर, एक मिनट सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया है। आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। कहने का मतलब ये है जो आपका जो आकर के रेजिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। इस पे मत जाओ। ये हो गया एल फॉर लेंथ और ए फॉर एरिया, एल फॉर लेंथ ए फॉर एरिया। मतलब कि ए बाबू आर जो है जाकर के प्रोपोर्शनल हो गया एल का, और आर जो है आर बराबर हो गया जाकर के रो इंटू एल अपॉन ए। एक मिनट,
हाँ, आर बराबर क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन ए। तो आर जो हो गया क्या होगा, प्रतिरोध हो गया, एल फॉर लंबाई, ए फॉर एरिया, मतलब लंबाई बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, जा करके आर का मान बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे तो आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बोला क्यों घट जाएगा, क्योंकि ए क्या है नीचे, ए क्या है जा करके ये प्रोपोर्शनल है, ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कि एल बढ़ाओगे, लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसी पे आपका सवाल है कि चालक की लंबाई पर क्या निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है, क्योंकि इसमें एल है। चालक के अनुप्रस्थ काट पर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है क्या, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि यहाँ पे ए है। चालक के तापमान पर करता है, बिल्कुल करता है, चालक के तापमान पर भी ये निर्भर करता है। जैसे जैसे धातु का तापमान बढ़ता है चालक का प्रतिरोध भी वैसे वैसे बढ़ता है। चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, लेकिन विद्युत धारा पर आर डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन था आपका कि चालक के प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, तो किस पर निर्भर नहीं करता, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। चलो आगे, बोलता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम लोग कहते हैं ओम। ओम को ऐसे सूचित करते हैं जाकर के ओमेगा से। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो गया जी, ओम हो गया। चलो आगे, बोलता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति बोले तो क्या, पावर। विद्युत शक्ति बोले तो क्या, पावर। और पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। चलो आगे, बोलता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार की छड़ का उपयोग होता है। देखो हम लोग क्या करते हैं जाकर के, एक तो हमारा नेचुरल चुंबक होता है, एक हमारा होता है विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक जो होता है ना उसको आर्टिफिशियल चुंबक कहते हैं, उसको बनाया जाता है। तो उसको बनाने के लिए जो हम लोग धातु का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा है जाकर के नरम लोहा। किसका इस्तेमाल करते हैं, नरम लोहा। चलो आगे, बोलते हैं कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखो आपके घर में क्या होगा जाकर के मोटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत मोटर। उसमें क्या होता है, वो आपका जाकर के टुल्लू मोटर होता है या फिर समरसेबुल जो भी है। तो मोटर क्या करता है, मोटर पानी भरने का काम करता है। तो करता है कैसे, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक को डालते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक को क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऐसे ऐसे घुमाता है कस के वाइन को। उसकी वजह से क्या होता है, नीचे प्रेशर बनता है और फिर पानी जो भी ऊपर नीचे होता है। तो आप क्या करते हो ना, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देते हो जाकर के, यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदलते हो, यांत्रिक ऊर्जा में। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, बिल्कुल गलत। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, बिल्कुल गलत। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, बिल्कुल गलत। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, बिल्कुल सही। तो आपका जो मोटर होता है, मोटर क्या करता है, उसमें आप जब इलेक्ट्रिसिटी डालते हो तो वो क्या करता है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका हो गया जाकर के सही आंसर। चलो आगे, बोलते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। बोलता है ए भैया, ये जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसकी युक्ति को क्या कहते हैं, उसके इक्विपमेंट्स को क्या कहते हैं। तो आप भी जानते हो कि घर में आप तैयार हो कि शादी ब्याह का जब मौका आता है तो क्या आता है आपके घर में, जनरेटर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में, भौतिकी की भाषा में जनित्र। ये क्या करता है, इसमें तेल डालो, मस्त ऐसे घुमा दो, उसके बाद क्या होता है जाकर के आपका जो है जाकर के आपको विद्युत धारा देता है। तो कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। जनित्र बोले तो जनरेटर। चलो आगे, बोलता है घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण होती है। देखो घरों में क्या होती है, कभी कभी जाकर के विद्युत से क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। तो विद्युत से जो दुर्घटना होती है हमारी ना, वो हमेशा होते जाकर के शॉर्ट सर्किट के कारण। आप हमेशा सुनते होगे फला जगह शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा दुकान लग गया। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धारा वारा आ जाती है जाकर के, उसके कारण क्या होता है आपका जाकर के शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या कोई तार वार सड़ जाता है उसके कारण भी शॉर्ट सर्किट होता है। तो घरों में जो विद्युत दुर्घटना जनरली जो होती है, सबसे ज़्यादा जो होती है वो हमारे किस कारण होती है, वो हमारे होते हैं जाकर के शॉर्ट सर्किट के कारण। चलो आगे, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का मतलब ऐसा स्रोत जो कि जलने पे किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना करता हो। तो क्या कोयला जलने पर पॉल्यूशन नहीं करता, बिल्कुल करता है, इससे धुआं निकलता है। लकड़ी जलने पर पॉल्यूशन नहीं करता, बिल्कुल करता है, इससे धुआं निकलता है। लेकिन प्राकृतिक गैस के जलने पर ज़्यादा किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता। इसीलिए जो हमारा प्राकृतिक स्रोत में जो सबसे स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है जाकर के, वो हमारा माना जाता है जाकर के प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। उसके बाद हमारा एक निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस ईंधन का सोर्स नहीं है। लेकिन मतलब यह हुआ जिससे बायोगैस हमारा क्या हो, नहीं बनता हो। देखो लकड़ी से भी हमारा बायोगैस हो जाता है, कोयला से, गोबर गैस से, सबको ढक वक करके जब आराम से डिकम्पोज करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो बाद में उससे क्या होता है जाकर के गोबर गैस हमारा बनने लगता है। ठीक है,
सॉरी बोले तो बायोगैस बनने लगता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है जाकर के इसमें हमें किसी भी तरह का जो है जाकर के बायोगैस नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। देखो हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही स्पीड में करा रहे हैं और जल्दी जल्दी चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराएं, आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए क्या है ना, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। इसीलिए हमारा मकसद तो दो है, एक तो जल्दी से जल्दी खत्म करना और दूसरा आपको याद कराना, आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट देना। तो जितना कम समय में जितना अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकेगा हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको दें, और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी क्या करवाएं, कवर करवाएं। तो चलो आगे 24 में बोलता है कि सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल जो होता है वो ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो सौर सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है जी? तो सौर सेल होता है ना आपका लगा हुआ जाकर के बड़ा बड़ा, आप देखेंगे छत्ता पे या फिर बहुत बड़ा मैदान में भी आजकल लगाया जा रहा है। तो वो क्या करता है, उसमें सौर ऊर्जा आती है। सौर ऊर्जा को किसमें बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा। उससे विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल आप क्या करते हो, लाइट वाइट स्ट्रीट लाइट जलाने में काम करते हो। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। किसमें रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलो आगे बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल बना होता है। अब कह रहा है कि जो सोलर सेल आपका बना होता है, जिससे भी आप कह रहे थे कि सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करते हैं, तो आखिर बना किसका होता है, तो हमारा बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का भी बना होता है, जर्मेनियम का भी बना होता है। जो जो आपके उपधातु होते हैं जिसको हम लोग मेटालाइट्स कहते हैं, ठीक है, उसका वो बना होता है। चलो आगे बोलते वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक उष्मा उत्पन्न होती है। कह रहा है कि आजकल क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या वर्ल्ड में जो उत्पन्न हो गई है जाकर के, कि हमारा टेम्परेचर दिन ब दिन क्या हो रहा है जाकर के बढ़ रहा है। तो बोल रहे जो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है किस गैस के कारण बढ़ रहा है, कौन सी ऐसी गैस है जो कि विश्व में बढ़ रही है जिसके कारण आपका ग्लेशियर भी पिघल रहा है। तो इसका जो वजह बताया जाता है वो बताया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है, दिन ब दिन जो है जाकर के बढ़ती जा रही है, और इसके बढ़ने की रीज़न वजह से क्या हो रहा है जाकर के आपकी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं बहुत सारी, और इसके कारण आपका क्या हो रहा है जाकर गर्मी, तापमान बढ़ रहा है। पहले इतना गर्मी नहीं हुआ करता था। तो जो हमारा कारण बन रहा है जाकर के, कौन सा गैस कारण बन रहा है, तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखो अनवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं जाकर के, अनवीकरणीय एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अनवीकरणीय जिसको हम लोग बार बार नहीं बना सकते, एक बार आप यूज़ किए फिर खल्ली बल्ली खत्म। तो देखो पेट्रोलियम आपका एक बार यूज़ किए खत्म हो जाता है, कोयला आपका यूज़ किए खत्म हो जाता है, प्राकृतिक गैस आपका यूज़ किए खत्म हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस भी क्या है जाकर के एक सीमित मात्रा में जमीन के अंदर है। लेकिन जो बायोगैस आपका होता है आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कैसे, बार बार चीज़ों को डिकम्पोज करके, डिकम्पोज करोगे फिर बनेगा, फिर खत्म, फिर डिकम्पोज किए फिर बनेगा। तो जो आपका बायोगैस है वो आपका क्या है जाकर के नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उसके बाद बोलता है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे जनरल क्वेश्चन है कि हरे पौधे क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे, क्योंकि वो हमें क्या दे रहे हैं जाकर उनसे हमें खाते पीते हैं। बोलता है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके कारण होता है। बोल रहा ओजोन परत हमारा पृथ्वी के ऊपर क्या है जाकर के एक ओजोन का लेयर होता है। इस ओजोन के लेयर के कारण क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होते हैं उससे हमारे क्या होती है, सुरक्षा होती है। लेकिन ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि जो ओजोन परत है वो हमारा धीरे धीरे क्षय हो रहा है। तो कह रहा है वो जो ओजोन परत हमारा क्षय हो रहा है दोस्त, तो ओजोन परत जो क्षय हो रहा है वो किस कारण क्षय हो रहा है, किस गैस के कारण क्षय हो रहा है, तो उसका कारण है CFC। क्या नाम है जाकर के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आता है कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका कारण कौन सा है, CFC गैस। उसके बाद बोलता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। देखो वायुमंडल में क्या है जाकर के बहुत सारे गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस चैट बहुत सारे हैं। तो यहाँ सवाल है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है जाकर के वो 28% है। उसके बाद आ जाता है जाकर के आपका ऑक्सीजन 21%, फिर 0.003% आपका जाकर के आपका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह बहुत सारी गैस है। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है जाकर के वह कितनी, 78%। चलो फटाफट आगे हम लोग करते हैं कि मानव नेत्र वस्तु की प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है। कहते हैं कि मानव नेत्र जो होता है, तो मानव नेत्र में जो जाकर के लेंस होता है, लेंस के बाद भी एक पार्ट होता है, उसके बाद कार्निया होता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब की जो रचना होती है, आप किसी चीज़ को आसानी से देख पाते हो, तो जो प्रतिबिंब बनता है, वो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो होता कहाँ पे, तो वो होता है जाकर के रेटिना पे। कहाँ होता है, रेटिना पे। तो ये हमें याद रखना है, और बाकी इसको हम आपको फिगर की सहायता से बताते हैं। देखो ये आपका जाकर के मानव नेत्र है, यहाँ पर आपका क्या है जाकर के पुतली है, परितारिका है, उसके बाद लेंस है, उसके बाद ये द्रव भरा हुआ है आपका जाकर के, उसके बाद ये आपका दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को क्या कहते हैं जाकर के, रेटिना।
तो आपका कहीं पे दृष्टि पटल भी आ सकता है और कहीं पे आपका जाकर के रेटिना भी आ सकता है। तो जो मानव नेत्र में जो फिगर का फॉर्मेशन होता है, जो चित्र का फॉर्मेशन होता है, जो प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ होता है? वो हमारा होता है जाकर के रेटिना पे। उसके बाद बोलता है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। देखो टिंडल प्रभाव होता है क्या, पहले एक लाइन में समझ लो। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जाकर के आप जंगल वंगल में जाते होगे तो बहुत सारे झाड़ी झुड़ासी होते होंगे, तो वहाँ से आपको ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें एकदम एक एक लाइन में आ रही है, ऐसे ऐसे करके एक एक लाइन में आ रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। और यही टिंडल प्रभाव अगर आपको देखना है तो आप क्या कर दो, जाकर के एक CuSO4 का हम लोग ले लेते हैं जाकर के विलियन, और उसमें जब हम लोग जाकर के टॉर्च लाइट को पास कराते हैं तो भी कुछ इसी तरह का क्रॉस करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो बोलता है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो टिंडल प्रभाव जो हमारा दिखलाता है जाकर के, वो हमारा दिखलाता है प्रकाश का विक्षेपण। क्या दिखलाता है जाकर के? प्रकाश का विक्षेपण। इसमें क्या होता है? प्रकाश का विक्षेपण होता है, जिसके कारण हमें पूरी तरीके से मालूम पड़ती है कि जो सूर्य की किरणें एकदम सीधी 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 क्या हो रही है, जाकर के आ रही है। उसके बाद हमारा है कि दोपहर के समय सूर्य कौन सा प्रतीत होता है? दोपहर के समय आप सूर्य को देखते हो तो दोपहर के समय सूर्य आपको कैसा दिखता है जी? तो दोपहर के समय जाहिर सी बात है सूर्य आपको कैसा दिखेगा? श्वेत दिखेगा। कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है, सादा दिखता है। बोलता है परितारिका नियंत्रित करती है। अभी आपको पहले ही बता चुके परितारिका का क्या काम होता है। परितारिका जो है पुतली की साइज को नियंत्रित करती है, कितनी प्रकाश की मात्रा आपके आंखों में प्रवेश करेगी। ये जो पुतली के माध्यम से जो प्रकाश जा रहा है तो कितनी मात्रा जाएगी, तो पुतली के जो साइज को कोई नियंत्रित करने वाला होगा तब तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है उसका नाम है जाकर के परितारिका। वह नियंत्रित करता है कि तुम्हें कितना बड़ा होना है, कितना छोटा होना है, कितना प्रकाश जाएगा, कितना प्रकाश नहीं जाएगा। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो करता है परितारिका। नियंत्रित करती है किसके साइज को? तो पुतली के साइज को। उसके बाद देखो यही आपका परितारिका होता है जाकर के। परितारिका क्या करता है? पुतली को क्या करता है? बड़ा करता है और छोटा करता है। चलो आगे। उसके बोलते हैं सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है? बोलते हैं कि जब सूरज निकलता है और जब सूरज डूबता है तब सूरज का रंग कैसा होता है? हर कोई जानता है कि सूरज का रंग कैसा होता है? लाल। तो एक लड़का पूछ दिया कि सर ये नहीं बता रहे हैं, आप साइंस पढ़ाते हैं कि लाल होता क्यों है? देखो होता क्या है, जब सूर्य आपसे जब क्षितिज के समीप होता है, कहने का मतलब यह है कि काफ़ी डिस्टेंस पे होता है, क्षितिज के समीप होता है, दोनों एकदम कोने पे चले जाता है, तो होता है कि जो आने वाली पहले तो आपका जितना नीला कलर था वो क्या होता है जाकर का स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण खत्म हो, मतलब कि पूरी तरीके से फैल जाता है, तो बचा हुआ प्रकाश क्या होता है? रेड। बचा हुआ प्रकाश क्या होता है? लाल। तो जो बचा हुआ प्रकाश होता है वही आपके पास आता है, और उस बचा हुआ प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं जाकर के? मतलब कि रेड कलर के नाम से हम उससे जानते हैं, तो वो रेड कलर होता है। तो इसीलिए जो हमें सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है? वो हमें लाल दिखता है। उसके बाद कहते हैं धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं। वही अगर कहा कि वोल्टेज मापने के यंत्र को या विभवांतर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो हम लोग इसे क्या कहते हैं जाकर के? वोल्टीमीटर कहते हैं। चलो आगे। बोलता है नाइक्रोम में कौन से तत्व का इस्तेमाल होता है? देखो एक होता है नाइक्रोम का तार, ठीक है। नाइक्रोम क्या होगा जाकर के? आपका मिश्र धातु। इसके नाम से ही पता चल रहा है नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम मतलब जाकर निकेल और क्रोमियम। तो इसमें जो ये जो मिश्र धातु है ये किसका बना होता है? दो धातु का बना होता है। एक होता है निकेल, एक होता है जाकर के क्रोमियम। ये बहुत ही जनरल है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद कहता है कि सर्वश्रेष्ठ चालक का उदाहरण कौन है? बोलता है अगर हम लोग जाकर के इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह अगर करा रहे हैं तो बहुत सारे मेटल का यूज़ कर सकते हैं। लोहा है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, बहुत सारे धातु हैं, एल्युमिनियम है, स्टील है। तो कह रहा है कि कौन सा धातु जो है जाकर सर्वश्रेष्ठ होता है, मतलब जिसमें विद्युत धारा बहुत ही अच्छे से प्रवाहित होती है, तो उसका नाम है जाकर के क्या? उसका नाम है जाकर के चांदी। चांदी का जो जनरली यूज़ होता है जाकर के, जो अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ चालक माना जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देखो ये आपका क्या है जाकर के? वोल्टेज, ये है आपका जाकर के करंट, और ये है आपका जाकर के रेजिस्टेंस। बोलता है कि तीनों में जो है जाकर के कौन सा संबंध है? तो हम लोग जाकर के 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि V = होता है IR। बोले तो वोल्टेज बराबर होता है जाकर के करंट इंटू रेजिस्टेंस, यही इसका संबंध होता है जाकर के, यही इसका संबंध होता है। तो ये आपको कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। बोलते हैं कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी होती है। कहते हैं कि विद्युत बल्ब जो हमारा होता है उसके अंदर क्या होता है? निष्क्रिय गैस भरी होती है। तो भैया निष्क्रिय गैस भरी क्यों होती है? तो बोल रहा है कि रोशनी तेज करने के लिए। एक लड़का बोल रहा है एकदम सही बात। अरे बेवकूफ़, गलत बात है वो। टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। देखो होता क्या है, जो अंदर में आपका टंगस्टन का फिलामेंट होता है, जिसका भी हमने टेम्परेचर बताया था कि 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो क्या होता है अगर उसमें
आप ऑक्सीजन गैस वगैरह भर दोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, उससे ऑक्सीकरण हो जाएगा, उससे रिएक्शन कर जाएगा। इसीलिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस भरते हैं ताकि वो रिएक्शन ना करे, ताकि टंगस्टन का वाष्पन को रोकने के लिए, मतलब जब वो हीट हो रहा है तो ऑक्सीजन होगा तो रिएक्शन करेगा तो वाष्पन हो जाता है उसमें, तो टंगस्टन का वाष्पन ना हो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसमें निष्क्रिय गैस को क्या करते हैं, जा करके भर देते हैं। चलो आगे बोलता है अतिभारण के समय विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बोले तो अतिभारण, ए भैया ये अतिभारण क्या होता है, अतिभारण क्या होता है, जब घर में बहुत ज़्यादा आपका क्या होता है, जाकर के इलेक्ट्रिसिटी वगैरह क्या होती है, जाकर के फ्लो होने लगती है, क्या होती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है आपके जाकर के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जाकर के देखो बहुत कम हो जाता है, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा अतिभारण में, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अतिभारण के समय क्या होता है, विद्युत धारा बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगती है, और उसी की सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज़ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि जैसे अतिभारण हो वैसे ही आपका क्या हो जाए, जाकर के फ्यूज क्या हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो फ्यूज़ शॉर्ट क्या करता है, आपके जो डिवाइस होते हैं उसको क्या करता है, बचाने का एक तरह से काम करता है। चलो आगे बोलते हैं कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव प्रकार करती है। अब कह रहा है कि जो विद्युत फ्यूज घर में लगा होता है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है, उसमें सिद्धांत, चुंबकीय सिद्धांत, रासायनिक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। देखो होता क्या है, विद्युत फ्यूज क्या होता है, एक पतला सा तार होता है, और उस पतले से तार में क्या होता है, जाकर के कि जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो उसका क्या होता है, जाकर के हिट बढ़ जाता है। क्या होता है, हिट बढ़ता है। जैसे हिट बढ़ता है वो क्या होता है, जाकर के रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हिट बढ़ता है, हिट जैसी ज़्यादा हिट बढ़ता है वैसे क्या होता है, वो गल जाता है, और परिपथ क्या होता है, जाकर के टूट जाता है, जिससे आपके घर में जितनी भी चीज़ें लगी होती है वो क्या होती है, जलने से बच जाती हैं। तो वो किस इफेक्ट पे काम कर रहा है, नॉर्मली इफेक्ट है यार, कि वो उसमें इफेक्ट पे काम कर रहा है। धारा आ रही है, जब ज़्यादा धारा आने लगती है जा करके तो क्या होता है, रेजिस्टेंस के कारण वो क्या होता है, गल जाता है। तो जो गलता है तो किसके कारण गलता है, उष्मा के कारण गलता है। तो इसलिए जो हमारा ये प्रभाव होगा जाकर के विद्युत फ्यूज में, वो कौन सा प्रभाव हो जाएगा, वो हो जाएगा उसमें प्रभाव। चलो आगे कहते हैं प्रतिवर्ती धारा कितनी आवृत्ति की होती है। देखो हम लोगों के घर में जो धारा आती है जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, प्रतिवर्ती धारा, कह रहा है कि वो कितने हर्ट्ज की होती है। तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि उसका हर्ट्ज कितना होता है जी, तो उसका हर्ट्ज होता है जाकर के 50 हर्ट्ज। चलो आगे बोलता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। बोलता है प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में। देखो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक मोमबत्ती जला दो, उसके सामने छोटा छोटा होल कर दो एक कार्डबोर्ड में, और सामने साफ देखो, सब सामने से देखोगे तो आपको मोमबत्ती दिखेगा। जब थोड़ा सा भी आप इधर उधर कर दोगे तो आपको उसकी जो प्रकाश जो आ रही है वो नहीं आ रही है। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, अगर ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है। इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है, एक सीधा पाइप लो और मोमबत्ती को देखो तो मोमबत्ती आपको दिखेगा, अगर पाइप को थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दो तो आपको नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखने का मतलब होता है कि प्रकाश क्या हो रही है, अगर के सीधी रेखा में गमन कर रही है। तो प्रकाश हमारी जो होती है वो किस रेखा में गमन करती है, तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। बोलता है किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखो कभी कभी आपका न्यूमेरिकल्स आता है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स आता है आपका, तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि एफ बराबर क्या होता है, एफ और आर में जो है जाकर के आपका रिलेशन क्या होता है। तो एफ बराबर जो होता है वो होता है जाकर के, एफ बराबर जो होता है बाबू वो होता है r/2। ये रिलेशन आप हमेशा याद रखो कि फोकस बराबर जो होता है त्रिज्या बटा 2। तो यहाँ पे कह रहा है अगर किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो यही वाला फॉर्मूला लगा दिए, f बराबर r/2। r का वैल्यू कितना, 50/2, बोले तो कट के कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। कुछ लोग क्या होता है न्यूमेरिकल देख के डर जाते हैं, डरने का नहीं है, फॉर्मूला याद रखने का, फॉर्मूला अप्लाई करने का, खड़ाक से आंसर आ जाएगा। चलो आगे बोलता फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसमें अभिदृश्यक कैसा होता है, तो उसमें हमेशा आप याद रखोगे वो जो फोटोग्राफी कैमरा होता है ना उसका जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो आपका बना होता है जाकर के उत्तल लेंस का। किसका बना होता है, उत्तल लेंस का। चलो आगे बोलते हैं किसी दर्पण का अपसारी दर्पण कहते हैं। बोलते हैं कि कौन से दर्पण को, इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। बोलते हैं कि कौन सा दर्पण जो है जाकर के अपसारी दर्पण होगा, मतलब किरणों को क्या करेगा, जाकर के फैलाएगा, किरणों को क्या करेगा, बड़ा करेगा। तो हमारा उत्तल दर्पण जो होता है जाकर के वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा होता है जाकर के अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है, अपसारी दर्पण। उसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉल में देखोगे छोटा सा जगह है वहाँ पे एक सामने में जाकर के बड़े बड़े मॉल के सामने में उत्तल लेंस लगा होता है। वो कहता है बहुत ज़्यादा लोकेशन को क्या करता है ना, जाकर के बहुत ज़्यादा एरिया को क्या करता है, जाकर के कवर करता है। ठीक है, हमेशा उत्तल लेंस, तेरा गाड़ी के मिरर में भी आप उत्तल लेंस देख, उत्तल दर्पण। तो किस दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं, तो हमारा हो जाएगा जाकर के उत्तल दर्पण।
उसके बाद हमारा हो गया जाकर के जरा दृष्टि दोष को दूर करने में लाया गया लेंस होता है। कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष को में कौन सा लेंस का आप इस्तेमाल करते हो। देखो एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, एक होता है जरा निकट दृष्टि दोष जिसमें आपको जाकर के दूर की चीज क्या होती है जाकर के साफ साफ नहीं दिखती, उसमें आप जाकर के अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हो। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की नजदीक की चीजें नहीं दिखती, उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हो। जरा दृष्टि दोष इसमें दूर की भी नहीं दिखती, नजदीक की भी नहीं दिखती, तो इसमें हम लोग बायोफेकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बायो फोकल लेंस। तो इस तरह आपके 48 क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं। जहां तक हो सका हम लोग एक अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किए हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग और फास्ट काम करें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा नजदीक है, तो हम लोग कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को जरूर दें इसमें, ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा आपके लिए काम कर सके गाइज। ओके गाइज, थैंक यू। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आपके लिए अस्फाक्षर काम करेंगे और भी जो आपकी पूरी टीम यहाँ पे जो काम कर रही है जाकर के वो टीम आपके लिए काम करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, आप अपना कमेंट इसमें दें। क्या नहीं खत्म हो गया? ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।